हेलो 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 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो आज हम इस सीरीज़ के दूसरे सेशन को स्टार्ट करेंगे। कौन सी सीरीज़ चल रही है आपको मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, कि बच्चे यूपीपीएससी के द्वारा 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम करवाए गए, कुछ एग्ज़ाम इनके कैंसिल भी हुए हैं, तो सारे के सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हमारे 3 कोर सब्जेक्ट से, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीपीएससी। क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इन 3 कोर सब्जेक्ट पे आपको अच्छा खासा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बच्चे आता है। तो आज के सीरीज़ के इस दूसरे सेशन में हम लोग करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले सेशन भी आपका हो चुका है जो कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ रहा है, पैटर्न क्या है, कितना डीप है, कितना जो है उथला क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बना हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपका आज का ये सेशन रहने वाला है। और ये है बच्चे आपका इंडियन हिस्ट्री का। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह डॉक यार्ड के लिए जानी जाती है? इसे अगर मैं हिंदी में कहूँ आपका, तो डॉक यार्ड को बच्चे कहेंगे गोदीवाड़ा, ठीक है। समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह जहाँ पर कि शिप्स को रखा जा सके, है ना, उनको जो है आपका वहाँ पे आराम करवाया जा सके, बेसिकली जैसे आज के आपके बंदरगाह होते हैं। तो उस समय जो है, हालांकि आज का बंदरगाह तो बहुत ही डेवलपिंग एक स्टेज में हो गया है ना, तो उस समय बच्चे आपका डॉकयार्ड की खोज के लिए आपकी जानी जाती है। यह है आपके लोथल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की एक जगह है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईवीसी में आपके कुछ साइट्स हैं जो कि आज भारत में है, कुछ साइट्स हैं जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कुछ आपकी बच्चे ये आपके स्थल हैं, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, रोपण है, चारों की चारों जो है आपकी भारत में है। उनमें से है आपका लोथल। इसको याद रखना है कि यहाँ पे आपका गोदीवाड़ा हुआ करता था। इस दौर के लोग जो है इसको एज अ डॉकयार्ड इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा एक रिसेंट डेवलपमेंट में आपको बताती हूँ, 2024 में हमारी सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई, कैबिनेट ने मंजूरी दी, अक्टूबर 2024 में यही लोथल में जो है आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पे जो है आपका मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा 2024 में। अभी रीसेंट डेवलपमेंट में आपको बताती हूँ 2025 का, 2025 का, और भी जाते हुए जो आपका 2025 गया है, मतलब कि अभी दिसंबर के महीने में हमने जो है नीदरलैंड के साथ में, एक देश है बच्चे आपका इंग्लैंड का, नीदरलैंड के साथ में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। और वो एग्रीमेंट आपका इसी को लेकर के है कि नीदरलैंड के साथ में मिलकर के हम डेवलप करेंगे एनएमएचसी, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हम डेवलप करने वाले हैं। कहाँ पे? लोथल में। तो इसका हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने देख लिया, आज वर्तमान में करंट में क्या हो रहा है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। अब थोड़ा सा हम जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी जगह है जो कि आज जो है आपको देखने को मिल सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की। सबसे पहले गुजरात पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है आपके काफ़ी स्थल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। धोलावीरा है, आपका सुरकोटडा है, आपका लोथल है, आपका कुंतासी है, ठीक है, आपका देशलपार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे नागेश्वर है, यहाँ पे आपका दैमाबाद है, दैमाबाद आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक है। तो गुजरात में जो है बच्चे आपकी ये साइट्स है जो कि आपके इस टाइम पीरियड की हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप ऊपर जाइए, राजस्थान में बनवाली है, कालीबंगन है, ठीक है, राखीगढ़ी आपका आ जाता है बीच में। राखीगढ़ी किसी समय में बचे आपका, राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट्स है भारत में, याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट जो है आपकी राखीगढ़ी में है, ठीक है। और उसके अलावा आलमगीरपुर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल है, याद रखना, ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल है। मतलब कि जितनी जहाँ तक आपका आईवीसी फैला हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, उसमें से सबसे पूरब में आता है आपका आलमगीरपुर, ठीक है, इसे याद रखना। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो आपका है सुखदोगन-दोर, जो कि आज जो है आपका यहाँ पे आता है इसमें, ठीक है, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान में आता है। तो इस तरीके से जो है जगहों का आपको याद रखना है कि इंडिया में ये आपकी आईवीसी साइट्स हैं। खास करके लोथल को आप अगर देखेंगे तो लोथल आपका यहाँ पे आता है, बिल्कुल बच्चे आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे जो है इस समय पे क्या हुआ करता था, एक डॉकयार्ड हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध परिषदों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए।
अब मैंने आपको बताया था जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि एंशियंट हिस्ट्री भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, एंशियंट भी हमें पढ़ना है, और एंशियंट से खास करके जैन धर्म और बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना है बच्चे। जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहानी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जब देहांत हो गया था तो उनके जो अनुयायी थे, अनुयायी यानी कि उनको मानने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे जो है काउंसिल बैठाई। काउंसिल यानी कि अलग अलग जगह पे जो है उन्होंने मीटिंग करी, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो है आपका धर्म को जो है आपका बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए, या फिर आगे जो है धर्म को किस तरीके से माना जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्या नियम होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी चीज़ें की गई। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई वो हुई बच्चे आपकी राजगिर में, ठीक है। राजगिर जो है, आज का जो राजगिर है ये है आपका कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। राजगिर में जो है आपकी पहली काउंसिल हुई थी, और इसे जो है आपका अजातशत्रु किसके द्वारा करवाया गया था, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस काउंसिल की खास बात ये रही कि इन्होंने 2 किताबों को जो है कंपाइल किया, विनय पिटक को और सुत पिटक को, ठीक है। 2 किताबों को जो है कंपाइल किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने करी, महाकश्यप उपाली के द्वारा की गई। फिर होती है आपकी दूसरी सेकंड बौद्ध काउंसिल, ये होती है आपके कालाशोक के पैट्रोनेज में। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का राजा था, इसके द्वारा करवाई जाती है। कहाँ पर करवाई जाती है, वैशाली में करवाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता की गई सर्वकामिनी के द्वारा, ठीक है, सर्वकामिनी के द्वारा। उसके अलावा पूछा जाएगा कि इस समय जो है आपका क्या हुआ था, इस समय आपका क्या हुआ था, तो जो आपका बौद्ध धर्म था बच्चे वो आपके 2 संघों में बट गया, ठीक है। वो आपका क्या हो गया, महासंघिका और आपका जो है त्रिवंद, ठीक है। ये जो है आपका 2 संघों में जो है आपका बट गया। उसके बाद आते हैं आपकी थर्ड काउंसिल जो कि बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, क्योंकि अशोक के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। और अशोक ने जो है इसे पाटलिपुत्र जो आज का पटना है बच्चे बिहार में, वहाँ पे करवाया था, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक किताब का नाम है, इसको कंपाइल किया गया, ठीक है। तो इन तीनों किताबों का जो मिक्सचर है आपकी विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, इन तीनों के मिक्सचर को कहा जाता है आपका त्रिपिटक। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है बच्चे पेटियां, ज्ञान की पेटियां, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है इन तीनों किताबों को मिला करके कहा जाता है। फिर आती है आपकी फोर्थ काउंसिल, चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति होती है आपकी पहली सेंचुरी में, और ये जो है कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण वंश का राजा था, उसके द्वारा करवाई जाती है। कहाँ पे होती है, कश्मीर में होती है। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये इसकी चौथी और अंतिम काउंसिल होती है, क्योंकि यहीं पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 2 अलग अलग समुदाय में डिवाइड हो जाते हैं, 2 अलग अलग यानों में सवार हो जाते हैं। एक आपका हीनयान है, एक आपका महायान है, ठीक है। हीनयान यानी कि वो संघ जिसमें कि कम लोग हैं, ठीक है। महायान जिसमें कि ज़्यादा लोग हैं, महा यानी कि बड़ा, ठीक है, बड़ा जहाज। तो बड़े जहाज में महायान में जो लोग आपके आए, उन्होंने क्या करा, बौद्ध को जो है भगवान के रूप में जो है पूजना शुरू कर दिया, ठीक है। और बौद्ध तो गौतम बुद्ध तो खुद ही कहते थे कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो है आपका गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी, उनको पूजना शुरू कर दिया। तो वो आपका महायान है। जो हीनयान है, उन्होंने कहा कि नहीं, गौतम बुद्ध जो कहते थे हम उन्हीं बातों को मानेंगे। उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का बहिष्कार करा था, है ना। उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हम उन्हीं बातों को मानेंगे, हम उनको भगवान नहीं मानेंगे, बल्कि उनकी बातों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी तीसरी, यानी कि अशोक के द्वारा करवाई गई, और फिर आपकी चौथी यानी कि कनिष्क के द्वारा करवाई गई, ठीक है। तो अशोक बच्चे बहुत ही महान राजा भी रहा, बहुत फेमस राजा भी रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अशोक जो है आपका ऐसा कहा जाता है कि एक युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, और उन्हें जो है आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। तो बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी जाना जाता है अशोक को, ठीक है। खुद तो माना है, साथ में जो है आपका दुनिया भर में अपने बच्चों को जो है आपका भेज दिया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी जो है आपका अशोक को जाना जाता है। तो अशोक के द्वारा तीसरी जो बौद्ध संगति करवाई गई थी, ये आपके 350 BC में करवाई गई थी, ठीक है। और याद रखना, इसे जो है आपका किया गया था पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना में, ठीक है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा मैच कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन क्या बना है, देखो क्वेश्चन बना है सही जोड़े से मेल खाता है। पहली परिषद राजगीर, दूसरी परिषद वैशाली, तीसरी परिषद जो है आपकी पाटलिपुत्र में, चौथी परिषद जो है आपकी कश्मीर। तो बताओ भाई, आपको जस्ट जो है रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन भी मिल गया। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। इस टॉपिक का जो है आपको बच्चे एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया
और टॉपिक का जो है क्वेश्चन भी आपको मिल गया, टॉपिक का क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो ये है आपके पहले, दूसरे, तीसरे सारे के सारे सही हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके सही हैं। पहली परिषद राजगीर में, ठीक है, दूसरी जो है आपके वैशाली में, तीसरी आपके पाटलिपुत्र में अशोक वाली, और चौथी जो है कश्मीर में, ये चौथी जो है आपके कश्मीर में हुई, जो कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा करवाई गई, ठीक है। अगला है बच्चे, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख किस शासक से संबंधित है। देखो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का मतलब क्या है कि पत्थर में कुछ लिख दिया, ठीक है। अब पत्थर में किसके बारे में लिखा है ये आपको पूछा है, तो इस पत्थर का नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। पत्थर का नाम क्या है बच्चे आपका, प्रयाग प्रशस्ति है। और यहाँ से हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में पता लगता है, समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ, सारे ही याद नहीं रखने हैं, कुछ कुछ जो है आपकी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यही है बच्चे आपका प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद पिलर, समुद्रगुप्त के बारे में है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, और हरिसेन जो कि इसके कोर्ट पोएट थे उसने इससे लिखा था, है ना, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा गया है। फिर आपका अहोल इंस्क्रिप्शन, ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, और इसमें जो है बच्चे आपका हर्ष, है ना, हर्ष के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष के द्वारा हराया, राजा हर्ष को हराया। और जो है इसे लिखा गया है आपका रविकीर्ति विष्णु वर्धनम के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना, रविकीर्ति के द्वारा जो है इसे आपका लिखा गया है। तो ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अहोल इंस्क्रिप्शन। उसके बाद में आता है बच्चे आपका एक हाथी गुम्पा का, है ना, हाथी गुम्पा जो कि खारवेल राजा के बारे में है, हाथी गुम्पा का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, खारवेल राजा के बारे में है, राइटर का इसका पता नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक आता है जो पूछा जाता है, जैसे कि बच्चे आपका अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें से एक और है आपका, ये भी याद रखना, ये है बच्चे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर जो है आपका दिल्ली में, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। जो आपका नासिक इंस्क्रिप्शन है ये आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में है, जो कि राजा की अचीवमेंट के बारे में बताता है। तो वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी यही है बच्चे, ऊपर वाले जो है ना, एक आपका ये है इलाहाबाद पिलर है, अहोल है, ठीक है, हाथी गुम्पा है, नासिक है, आपका मेहरौली का है, और एक और है जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये है आपका जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ का जो शिलालेख है ये हमें बताता है बच्चे रुद्रदामन के बारे में, जो कि एक शक राजा था। संस्कृत में जो है इसे आपका लिखा गया है, याद रखना, ठीक है, संस्कृत में इसे लिखा गया है, और इसमें ये लिखा गया है कि जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, ये बनाई गई थी आपके पुष्यगुप्त के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, गवर्नर था, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो सुदर्शन झील थी वो किसने बनाई थी, तो सुदर्शन झील जो है बनवाई तो थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, ठीक है, उसके द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ये इसके जो इस बात की जो पुष्टि है वो की गई है आपके इस उल्लेख में, इस इंस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चे आपके 4-5 है जिनको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा और पेबोस अभिवादन के तरीके शुरू करे। सिजदा और पेबोस, सिजदा का मतलब है इस तरीके से जो है आपका अभिवादन करना, है ना, जब आप किंग के सामने, राजा के सामने जाए तो ऐसा झुक करके जो है सलाम करना। पेबोस का मतलब है कि पैर धो के पीना, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके ये दो नई कह सकते हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको दो नए ट्रेडिशन जो है आपके शुरू किए किसने, बलबन ने। बलबन जो है आपका दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था, गुलाम वंश, उसका राजा था, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका गुलाम वंश के जो राजा बाकी हुए, है ना, उनसे जो है इसका खून का रिश्ता नहीं था, ये गवर्नर के तौर पर था, लेकिन बाद में जो है आपका ये चालाकी से राजा बन जाता है, ठीक है। तो बलबन के बारे में याद रखना बच्चे, सिजदा और पेबोस नाम के जो है काम इसने शुरू करे थे अपने दरबार में, ठीक है। कुछ और काम जो है आपके बलबन के हैं जो कि इसके बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको टाइटल याद रखिएगा। बलबन को जो है आपका जिले इलाही खुद कहता था, ये जो है खुद को जो है नियाबत खुदाई कहता था, ठीक है, मतलब कि खुदा की परछाई धरती पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मेन पॉलिसी इसकी क्या रही, इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, यानी कि बिल्कुल कठोर दमन, रूथलेस सेपरेशन, ठीक है। इसने जो है आपका जो चलीसा दल था, जो चहलगानी थी,
उसका जो है विनाश करा, उसको खत्म करा। ठीक है, इसने जो है आपको बच्चे एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवान अर्ज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना करी इसने। ठीक है, इसने जो है गुप्तचर प्रणाली जिसको कि बरीद कहा जाता है उसको भी इसने क्रिएट किया। सिजदा और पैबोस की प्रथा इसने शुरू करी। ठीक है, फारसियों का जो त्योहार होता है नवरोज, उनका हैप्पी न्यू ईयर, वो भी इसने जो है आपका इंडिया में स्टार्ट करा। ठीक है, मंगोलों के विरुद्ध जो है आपका सीमा सुरक्षा करी। अब ये देखो बच्चे, जो रक्त और लोह की नीति अपनाई इसने, उसका पीछे रीजन था कि मंगोलों के आक्रमण इस समय जो है आपका भारत में बढ़ने लगे थे, उसको जो है ये पॉलिसी बनानी पड़ी। उसके बाद है आपका इसके ही टाइम पीरियड पे जो है अमीर खुसरो का टाइम पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है भारत में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, जिले इलाही हो गया, नियाबत खुदाई हो गया, इस तरीके के टाइटल इसने लिए थे, है ना। तो खुद को जो है आपका बहुत ही मतलब बड़ा शासक मानता था एक तरीके से, और इस तरीके की पॉलिसीज इसकी रही जिसमें आपकी पॉलिसी पूछा जाता है, जैसे कि रक्त और लोह की नीति किसने करी, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, गुप्तचर विभाग बीदर जिस नाम दिया है इसने, वो किसने स्टार्ट करा, वो भी आपका बलबन ने करा। ठीक है, जो नवरोज त्यौहार है उसे मनाए जाने की परंपरा किसने शुरू करी भारत में, वो भी बलबन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपके काम किए हैं बलबन ने, आपको याद रखना है। अगला है, एक तरफ आपके राजा हैं और दूसरी तरफ उनके मकबरे हैं। सारे के सारे जो है मैं आपको याद करवा देती हूँ, उनको आपको याद कर लेना है बच्चे। ठीक है, खास करके जो मुगलों के राजा हुए, मुगल्स जो हुए, क्लासिकल मुगल, उनके मकबरे कहाँ कहाँ पे, मतलब उनको कहाँ पे दफनाया गया है, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बाबर की अगर हम बात करें, ये जो है बच्चे आपका है काबुल में, काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे जो है आपका इसे दफनाया गया है। सबसे पहले जो है इनिशियली इसे बरी किया गया था आगरा में, बाद में जो है आपका मूव किया गया काबुल में। फिर हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं जो है आपका ये दिल्ली में है, हुमायूं टॉम। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। और अकबर की बात करें तो सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर की बात करें तो लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान में मकबरा है। शाहजहां की बात करें तो आगरा, है ना, आपको पता ही है ताजमहल सभी को, यहाँ पे है। औरंगजेब की बात करें तो यहाँ पे आपका संभाजी नगर, यानी कि संभाजी नगर कहाँ पे बचे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपका बहादुर शाह जफर, जो कि आपका लास्ट आता है, लास्ट राजा था मुगलों का, इसे जो है आपका रंगून यानी कि यंगून में जो है आपका दफनाया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बहादुर शाह जफर को जो है आपका, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो बहादुर शाह जफर ने भी जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। तो अंग्रेजों ने क्या करा, बहादुर शाह जफर के जितने भी आने वाले उत्तराधिकारी थे सबको खत्म कर दिया दिल्ली लाल किले में, और बहादुर शाह जफर को जो है आपका निष्कासित कर दिया, भेज दिया रंगून। तो वहीं पे जो है आपकी डेथ हो गई थी, बहुत ही बुजुर्ग भी थे इस टाइम पीरियड पे राजा। ठीक है, तो इनकी जो है डेथ हो गई थी, तो इनकी जो आपकी कब्र है, मकबरा है, वो है आपका रंगून में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है आपका ये थोड़ा सा याद रखना, जो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, ये पहला यूनेस्को साइट है बच्चे इस तरीके के, है ना, मकबरा, मतलब पहला मकबरा है जिसको कि यूनेस्को के द्वारा एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया। बड़ी ही खूबसूरत जो है इसे बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रियों के परिषद थे। एक आपका अष्टप्रधान होता है, एक आपका अष्टदिग्गज होता है। देखो, अगर अष्टप्रधान पूछा है तो ये आपके किसने बनाए थे, शिवाजी महाराज के द्वारा बनाए गए थे। अगर पूछेगा अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज जो है दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य हुआ, उसके राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, उन्होंने जो है आपका अष्टदिग्गज का कॉन्सेप्ट अपनाया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रशासन के लिए। तो आपको याद रखना है, अष्टप्रधान जो है आपका शिवाजी महाराज का था। और इसमें आपके क्या थे कि बच्चे 8 अलग अलग पोस्टें थी, जैसे आपके नवरत्न थे ना अकबर के। ठीक है, चंद्रगुप्त जो राजा हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके द्वारा भी नवरत्न रखे गए थे अपने दरबार में। अकबर ने भी जो है आपके नवरत्न रखे थे अपने दरबार में। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और अष्टदिग्गज जो है आपका कृष्णदेव राय ने बनाया था। ठीक है, इन सभी को जो है याद रखना, क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी क्या है बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो आपका अष्टप्रधान है शिवाजी महाराज ने बनाया, इसमें आपका जो है प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, जैसे कि पेशवा कहा जाता है, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जाता है, सचिव जो आपका सेक्रेटरी होता है, सुमंत जो है आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है, सेनापति आपका कमांडर इन चीफ होता है, पंडित राव जो है आपका हाई प्रीस्ट रिलीजियस ऑफिसर होता है। ठीक है, वकीबा नवीस जो है इंटीरियर मिनिस्टर को संभालता है, और न्यायाधीश जो है आपका चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे के सारे आपके पद होते हैं। इन्हीं पदों को जो है आपका मिला करके क्या बनता है, अष्टप्रधान बनता है। ठीक है, याद रखना बच्चे, ये बेसिकली मतलब मैं ये आज के टाइम पीरियड पे अगर
आप रिलेट करने की अगर कोशिश करेंगे तो जैसे आज का हमारा कैबिनेट नहीं है, जिसे हम सेंट्रल कैबिनेट कहते हैं, जिसमें कि आपके मेन मिनिस्ट्री के वो होते हैं, राजा तो नहीं कहेंगे, जो मेन मिनिस्ट्री के जो आपके मंत्री महोदय होते हैं ना, उनको ही मिला करके अगर हम कोई नाम दे दें, आज तो हमने नाम दिया है कैबिनेट, है ना, तो ये जो है इनकी जो कैबिनेट थी शिवाजी की, उसको कहा जाता था अष्ट प्रधान। अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए उस समय बच्चे आपका लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, इतना हमें याद रखना है। उसके अलावा कुछ और काम है कैनिंग के जो कि हमें याद रखने हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में जब आया था तो कंपनी शासन जो है आपका समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन को शासन दे दिया गया था इंडिया का। इससे पहले जो है आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वो भारत पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो 1858 में जो है आपका ये हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जब आया, वहाँ पे जो है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम आपका स्टार्ट कर दिया गया, विभागीय प्रणाली। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। आज भी हम देखते हैं ना, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, आपका जो है मिलिट्री के लिए अलग है, आपके जो है होम मिनिस्टर अलग है, इस तरीके से है ना। तो पोर्टफोलियो जो आपका स्टार्ट किया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1861 में कैनिंग के टाइम पे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, इसमें जो हाथ है वो लॉर्ड कैनिंग का भी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो हाथ है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है आपका ये किया गया था। फिर आता है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, है ना, इसको 1860 में जो है आपका लागू किया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था, इसको भी जो है आपका पास किया गया था कैनिंग के टाइम पीरियड पे। विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में जो है आपका कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, जो आज की आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको जो है यहाँ पे सबसे पहले स्थापित किया गया था। फिर आता है बच्चे आपका 1857 में ही विद्रोह के घाटे को पूरा करने के लिए पहली बार आयकर लगाया गया। इनकम टैक्स सबसे पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था आपका 1860 में, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का अंत जो है आपका डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, जो कि डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त की गई, ठीक है, खत्म की गई, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है सैन्य सुधार में अगर हम देखें तो भारतीय सेना का पुनर्गठन किया और तोपखानों का नियंत्रण पूरी तरीके से अंग्रेजों के पास रखा, ठीक है। तो कुछ काम है जो कि लॉर्ड कैनिंग ने किए हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे, जिनको कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो बच्चे आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपका भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार थी वो डर गई थी। तो 1858 में इन्होंने क्या करा कि जो शासन है वो कंपनी के हाथ से छीन लिया और डायरेक्ट दे दिया ब्रिटिश क्राउन को, है ना। और एक और आपके चेंज हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो जो है आपका वाइसराय का पद बना दिया गया, ठीक है। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, क्योंकि उसी के टाइम पीरियड पे उथल पुथल हो रही है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको चीज़ें याद रखनी है जो कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे हुई थी। अगला आपका क्या है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, खिलाफत आंदोलन है, और आपका चोरी चोरा कांड है। अब सारे के सारे इवेंट ऐसे हैं कि आसपास ही हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको खास करके बच्चे फोकस रखना है तारीखों पे। जैसे अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो मार्च 1919 को जो है आपका पास किया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है बच्चे आपका ये 1919 में स्टार्ट होता है, 1922 तक चलता है साल के अंत में। उसके बाद है आपका चोरी चोरा, तो 1922 में जो है आपका 4 फरवरी को जो है चोरी चोरा इंसिडेंट होता है यूपी में, ठीक है, गोरखपुर में। तो इस तरीके से जो है आपका 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी है बच्चे जलियांवाला बाग मैसेकर वाली डेट, है ना, पूछी जाती है। एक आपका चोरी चोरा कांड है, पूछा जाएगा कितनी तारीख को हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके बाद जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा ना। तो सबसे पहले आपका क्या है, और रॉलेट एक्ट है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे सही लगे हुए हैं, है ना। ये हो गया आपका आंसर। अगला है बच्चे
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1866 में। कहाँ पर? लंदन में। दो चीज़ें इसके बारे में यहीं पे याद कर लो कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसे बनाया गया था 1866 में, और कहाँ पर बनाया गया था? लंदन में बनाया गया था, क्योंकि ये भी जो है इसके बारे में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको दादा भाई नौरोजी के नाम, और कुछ और मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे के सारे वो इंस्टीट्यूट है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हमारे देश के लोगों के द्वारा भारत से बाहर बनाया गया। एक तो आपका 1866 में है ना, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया था इसे। ठीक है, और 1866 में बनाया था। अब देखते हैं बच्चों कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग जगह बनाया गया। सबसे पहले 1905 में इंडिया हाउस या फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई श्यामजी कृष्णन वर्मन के द्वारा लंदन यूके में। 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी बनाया बीडी सावरकर ने लंदन यूके में। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1907 में बनाई गई मदन भिकाजी कामा के द्वारा पेरिस, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा पेरिस फ्रांस में। गदर पार्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट है। 1913 में गदर पार्टी आपकी बनी लाला हरदयाल के द्वारा, सोहन सिंह भागना के द्वारा। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल अफगानिस्तान में, अभी रिसेंटली आपका आया भी था ये। ठीक है, नाम याद रखना, राजा महेंद्र प्रताप। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है आपकी बनी रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान में। और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, ये जो है आपका पहले मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, और उसके बाद में जो है आपका लीड किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ पे? सिंगापुर में। और बाद में जो है लड़ाई लड़ने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में आ गया था, जापान का सहयोग किया था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 1905-1942 के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हमारे देश के लोगों के द्वारा दूसरे देशों में। ठीक है, ताकि ब्रिटेन पे क्या बनाया जा सके? प्रेशर बनाया जा सके, उसके लिए जो है बच्चे इन्होंने काम किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु के वेदारण्यम क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एक तो आप डांडी वाला सत्याग्रह जानते होंगे जो कि गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, गुजरात में जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, नमक कानून तोड़ करके। ठीक है, वैसे ही नमक कानून जो है आपका तोड़ा गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। कहाँ पे? आपका तमिलनाडु के वेदारण्यम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका साउथ का नमक सॉल्ट है बच्चे, सॉरी साउथ का जो है आपका ये नमक आंदोलन है। सी राजगोपालाचारी, इनको शॉर्टकट इनको जो है लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो है आपका एक नेशनल पार्क भी है, राजा जी नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। तो सी राजगोपालाचारी वेदारण्य में इन्होंने जो है आपका साल्ट रिवॉल्यूशन चलाया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, साल्ट रिवॉल्यूशन चलाया था। ठीक है, और जगह कौन सी थी आपकी? तमिलनाडु थी। और कब चलाया गया था? 1930 में। ठीक है, 1930 में साल्ट रिवॉल्यूशन इन साउथ। यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किस साल किया गया? अब ये जो है आपका यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, यूपीपीएससी का आपका एग्जाम है, तो वहाँ पे यूपी के जीके के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है इंडियन नेशनल जीके में भी आपका एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब भी जो है आपका ये इनअप्रोप्रिएट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है इंडिया के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को यूपी, ये पहले आज़ादी से पहले भी यूपी ही था, आज़ादी के बाद भी यूपी ही रहा। आज़ादी से पहले ये आपका यूनाइटेड प्रोविंस था, आज़ादी के बाद जो है आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यूपी जो है आपका 1950 में बच्चे नाम इसका बदला गया, है ना। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदला गया। उसके बाद जो है आपका सन 2000 में उत्तर प्रदेश जो है आपका दो भागों में बढ़ गया। एक तरफ आपका उत्तरांचल का गठन हुआ, बाद में उत्तरांचल का नाम भी जो है आपका उत्तराखंड कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि सन 2000 में जो है आपका डिवाइड देखने को मिला यूपी का। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किस स्थान पर की गई? अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा जाता है कि किसने करी, क्योंकि जिसने करी वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर करी। तो अगर बच्चे हम देखेंगे HSRA, इसकी स्थापना एक्चुअल बच्चे आपके दो जगह हुई है, 2 बार हुई है। पहले आपका 1924 में बना, 1924 में बना। ठीक है, कानपुर में इसे बनाया गया 1924 में, है ना।
और दूसरी बार जो है आपका ये HSRA बन गया, जो कि फिरोज शाह कोटला यानी कि दिल्ली में स्थापना की गई, और इसके स्थापनकर्ता जो है यहाँ पे कौन थे आपके, भगत सिंह थे। ठीक है, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। देखो ये जो आपका HSR है, इसकी स्थापना पहले HRA के रूप में हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में हुई थी 1924 में। ठीक है, और कहाँ पे बच्चे, ये हुई थी कानपुर में। ठीक है, कानपुर यानी कि यूपी में। ठीक है, कानपुर में हुई थी इसकी स्थापना 1924 में। उस समय जो है आपका इसमें जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हैं, है ना, ये सारे के सारे लोग थे। बाद में जो है आपका क्या होता है बच्चे, भगत सिंह जो है आपके दोबारा से इस एसोसिएशन को एक तरीके से पुनर्जीवित करते हैं, एक नया नाम रखते हैं। तो नाम में इन्होंने क्या करा, HRA को HSRA कर दिया। रिपब्लिकन के साथ साथ सोशलिस्ट भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और भगत सिंह के द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में इसकी शुरुआत की जाती है। अब मैं आपको एक लिस्ट बता रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएँ हुई हैं, ये घटनाएँ कब कब हुई हैं। ठीक है, और इन घटनाओं के पीछे कौन कौन लोग थे, कौन कौन से व्यक्ति थे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें 1897 में चापेकर ब्रदर का इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ था कि चापेकर बंधुओं के द्वारा क्या किया गया था बच्चे, कैप्टन रैंड को मार दिया गया था। ठीक है, जो कि प्लेग कमिश्नर था उस समय के लिए, प्लेग कमिश्नर इसको नियुक्त किया गया था कैप्टन रैंड को। ठीक है, ढंग से काम नहीं करा, हमारे जो चापेकर बंधु थे उन्होंने जो है इसको मार गिराया। ठीक है, तो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर दो भाई थे, दोनों के द्वारा इसे मार गिराया गया। 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो हमारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, दोनों को जो है फांसी लगती है। ये क्या करते हैं, उस समय के जो आपका जज था किंग्सफोर्ड को जो है आपका मारने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, मारते नहीं, पकड़े जाते, फांसी हो जाती है। सबसे छोटी सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनते हैं, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बनते हैं खुदीराम बोस। ठीक है, उसके बाद आता है 1908 अलीपुर बॉम्ब कांड होता है। अलीपुर बॉम्ब कांड में जो है आपका इसमें अरविंदो घोष और ब्रायन घोष, ठीक है, इन दोनों को बच्चे आपका पकड़ा जाता है। ठीक है, ट्रायल चलते हैं इसमें। ठीक है, अनुशीलन समिति है ना, इसमें जो है आपका यहाँ पे इसे इंक्लूड किया जाता है अनुशीलन समिति को, अरविंदो घोष के द्वारा ही आपकी ये बनती है। ठीक है, तो अरविंदो घोष के बारे में कई बार पूछा जाता है कि अरविंदो घोष जो है कौन से षड्यंत्र केस में जो है आपका उनको गिरफ्तार किया गया था, तो अलीपुर बॉम्ब कांड में। 1909 में जो है आपकी नासिक कॉन्स्पिरेसी होती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बच्चे आपका अभिनव भारत एक सोसाइटी थी जो कि अंडरग्राउंड सोसाइटी थी, ये बनाई गई थी BD सावरकर के द्वारा। इसी के एक मेंबर होते हैं आपके अनंत कनहरे। तो अनंत कनहरे जो है आपके पकड़े जाते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपका जैक्सन था जो कि DM था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसको मार देते हैं, है ना, इसीलिए पकड़े जाते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी कांड में। 1912 में दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी होती है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल को पकड़ा जाता है। ये क्या काम करते हैं बच्चे, ये लॉर्ड हार्डिंग पे जो है आपका बम फेंकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है आपके गदर। 1915 में गदर म्यूटिनी होता है, करतार सिंह सरबाला और लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। ये क्या काम करते हैं बच्चे, गदर पार्टी के द्वारा पैन इंडिया रिवोल्यूशन करने का काम होता है ना, हालांकि बहुत लंबे समय तक मतलब सक्सेसफुल नहीं रहता है, लेकिन गदर म्यूटिनी होती है आपके 1915 में। 1924 में जैसे मैंने आपको बताया कि HRA बनता है ना, 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, सचिन सान्याल के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं ये जो आपका HRA बनता है, इन्हीं के लोगों के द्वारा 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। काकोरी जो है आपका काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है। ठीक है, क्यों लूटा जाता है, क्योंकि उसमें जा रहे होते हैं बहुत सारे अंग्रेजों के हथियार, तो क्रांतिकारियों के काम आएंगे अगर लूटने में सफल होंगे तो। ठीक है, तो इसी लूट में जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इनको जो है आपका अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जो है इसी के लिए इनको फांसी सुनाई जाती है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो है आपका 1928 में सैंडर्स का मर्डर होता है, जिसके लिए एक्यूज बनाया जाता है भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चे आपका, ये लेते हैं रिवेंज। लाला लाजपत राय का देहांत होता है 1928 में, क्योंकि ये जो है आपका साइमन गो बैक के नारे लगा रहे होते हैं, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। उसी लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनको ज़्यादा चोट आ जाती है। तो इस तरीके से जो है आपका भगत सिंह फिर उनका बदला लेने के लिए क्या करते हैं, सैंडर्स को मार देते हैं। इसे कहा जाता है आपका लाहौर षड्यंत्र, इसको लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद 1929 में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग होती है। ये भी भगत सिंह के द्वारा, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस क्या करते हैं,
हैं जो असेंबली है, असेंबली में जो है आपका खाली सीटों पे बम डाल के आते हैं। एक तरीके से अपने होने का एहसास है ना, कि आप जो है हमारी बातें सुनिए। तो इस तरीके से जो है आपका ये असेंबली बॉम्बिंग होती है। 1930 में चिटगांव आर्मरी रेड होती है सूर्यसेन के द्वारा, है ना, मास्टरदा इनको कहा जाता था, ठीक है। तो सूर्यसेन के द्वारा की जाती है। और ये क्या करते हैं बच्चे, ब्रिटिशर्स जहाँ पे अपने शस्त्र रखते थे ना चिटगांव में, है ना, जो कि आज बांग्लादेश में है, उसको जो है आपका रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके सारे के सारे आपके रिवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं जो कि भारत में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, जो नौजवान लोग थे ना, उनके द्वारा किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई हैं ये घटनाएं, इनको आपको याद रखना है, कौन सी घटना में कौन इंक्लूड था और किसको जो है इस घटना के लिए फिर बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी लगाई गई। हमारे लिए वो क्या है, फिर शहीद हैं सारे के सारे, है ना। अगला बच्चे, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपका मिलिंदपना है, आपके मुद्रा राक्षस है, अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र है, ये जो है आपकी क्या है बच्चे, किताबें हैं। इन किताबों के नाम हैं और इन किताबों को किसने लिखा है, और वो जो लिखने वाला व्यक्ति था वो जिसके कंटेम्परेरी था, जिसका समकालीन था, अगर आपको मालूम है तो ये टफ नहीं होने वाला। वैसे तो क्वेश्चन आपका टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, एक रिलेवेंस भी है और इस तरीके से जो है आपको दो चीज़ें याद रह जाएंगी कि किताब है और किताब को किसने लिखा है। वहाँ पे भी बुक्स एंड ऑथर में भी आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे अष्टाध्यायी किताब जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र जो है आपको कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। मिलिंदपना जो है आपकी ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बेसिकली इसमें आपके क्या है, इसमें है बातचीत, किस किस के बीच में आपकी बातचीत हुई थी मिलिंदपनों में। ये जो है आपका एक इंडो ग्रीक राजा था मिनांडर, ठीक है, और एक बुद्धिस्ट शेख था, यानी कि एक बुद्धिस्ट संत था नागसेन। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका काफ़ी लंबे समय तक विवाद होता है। तो उनकी जो डायलॉग हुई, उनकी जो बातचीत है, उसी पे जो है आपकी किताब बेस है, जिसका नाम है मिलिंदपनो, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत प्ले है, बेसिकली किताब भी क्या है, एक नाटक लिखा गया है संस्कृत में, ठीक है। और इसमें आपका गुप्त साम्राज्य के लोगों के बारे में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बेसिकली चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था ना, ये संस्कृत ग्रामर है, बहुत पुरानी 4th 5th सेंचुरी BC के बच्चे आपकी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और चाणक्य को हम मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो गद्दी छीनी थी, इससे पहले जो है आपका वंश चल रहा था, मगध पे जो है आपका रूल चल रहा था, ठीक है, उसको जो है आपका एक तरीके से एक्वायर किया गया है ना, मगध को जो है आपका जीता गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और किसकी सहायता से जीता, ये जीता कौटिल्य चाणक्य की सहायता से, ठीक है। तो ये जो कौटिल्य और चाणक्य की जो चाणक्य का टाइम पीरियड रहा, ये बच्चे आपका मौर्यन टाइम पीरियड यानी कि 3rd सेंचुरी BC के अराउंड रहा। उसके बाद जो है आपका मिलिंदपनो जो आपकी लिखी गई है, ये 100 BC के अराउंड लिखी गई है। और फिर मुद्रा राक्षस आ जाते हैं, तो ये आपका CE आ गया बच्चे, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका CE आ गया। मुद्रा राक्षस जो है आपका गुप्त टाइम पीरियड की लिखी गई है। तो मौर्य पहले आए थे, गुप्त बाद में आए थे, ठीक है, मौर्य पहले आए थे, गुप्त बाद में आए थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो है आपकी पुरानी जो है आपकी कौन सी वाली है, वो ये अर्थशास्त्र भी आपकी पुरानी है, ठीक है, और मिलिंदपनो भी आपकी पुरानी है। पहले आपकी तीसरी, फिर चौथी, फिर पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से महाजनपद और उसकी राजधानी का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी का जोड़ा। अब देखो बच्चे, इस टाइम पीरियड पे महाजनपद काल इसे कहा जाता है। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है महाजनपद काल। इस समय जो है हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की क्या थी, अपनी अपनी राजधानी थी, ठीक है। ये रहे आपके 16 महाजनपद और उनकी जो है राजधानियाँ। अंग की चंपा है, मगध की राजगृह है, गिरिवर्ज जो उस समय उसे कहते थे। काशी की काफ़ी बार पूछी जाती है, वाराणसी, ठीक है। वत्स की आपके कौशाम्बी है, कौशल की आपके श्रावस्ती है, सूरसेन की मथुरा है, पंचाल की अहिच्छित्र है, ठीक है। काम्पिल्य भी कहा जाता है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, चेदी का शक्तिमती है, अवंती की उज्जैन है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। गांधार की पूछी जाती है, आपके तक्षशिला है, कंबोज की जो है आपकी हाटक राजपुर है, अश्मक की पोटन पोटली है, ठीक है, वज्जी की वैशाली है, और मल्ल की आपके कुशीनगर पावा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से दिख रही है बच्चे गलत, आपकी अश्मक की कौशाम्बी, अश्मक की कौशाम्बी गलत हो गई ना, बाकी सारी की सारी जो है आपकी यहाँ पे सही है, ठीक है। याद रखिएगा। देखो सूरसेन की
सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सी महाजनपद और उसकी राजधानी से? मत्स्य की जो है आपकी यहाँ पे विराटनगर हो गई, कुरु की जो है आपकी कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, सही है। सूरसेन की मथुरा सही है। अश्म की कौशाम्बी नहीं है बच्चे, ठीक है। कौशाम्बी जो है आपकी वत्स की है, वत्स आपको दिख रहा होगा, ये रहा वत्स, वत्स आपकी वत्स की है कौशाम्बी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके महाजनपद ऐसे हैं जिन पे मैंने टिक कर दिया है, जिनकी राजधानियाँ वन लाइनर में पूछ ली जाती हैं। आपको पूछा जाएगा मगध की राजधानी कहाँ पे थी, ठीक है। काशी की राजधानी हो गई आपकी, वत्स की राजधानी हो गई आपकी। इस तरीके से मतलब आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका फैक्ट है बच्चे इसके बारे में, अश्मक के बारे में थोड़ा सा याद रखना है इसे, कि ये जो है आपका दक्षिण भारत में इकलौता महाजनपद था। अधिकतर जो हमारे महाजनपद है वो जो है आपके भारत के उत्तर की तरफ है, और अगर भारत में भी नहीं तो आज के डेट में जो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन उत्तर और पश्चिम की तरफ जो है हमारे महाजनपद थे ज़्यादातर। जैसे आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में ये जो गांधार है उस समय जो है हमारे महाजनपदों में से एक था, और ये जो है आज के डेट में पेशावर और रावलपिंडी वाला जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अधिकतर जो है आपका उत्तर भारत में, पाकिस्तान में जो है आपके महाजनपद थे। इकलौता जो है आपका दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद है जो कि आपका बच्चे अश्मक, ठीक है। इसे याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। गोदावरी नदी घाटी में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है आपके क्या है, जैसे कि मगध है। मगध जो है आज का अगर आप आज के अगर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो मगध यानी कि बिहार, ठीक है। गया वाला क्षेत्र, पटना वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। अगर आप बात करें अंग की, मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र, वाराणसी आप सभी को पता है आज भी वाराणसी में ही है, यूपी है ना। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो कौशल जो है आपका श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। मथुरा आपको पता है यूपी में है, ठीक है। आपका पंचाल, अहिक्षेत्र, ये आपका रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मतलब आज का जो उत्तराखंड वाला आधा क्षेत्र हो गया बेसिकली, जो बरेली वाला क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र। आपका कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला आपका क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो उत्तर भारत की ही जो है आपके क्या है महाजनपद हैं। दिल्ली में ये जो आपके क्षेत्र है दिल्ली वाला, आसपास वाला क्षेत्र, उत्तर भारत में गंगा और यमुना के दोआब में जो आपके बसे थे बेसिकली वही वाला क्षेत्र है। अगला है राज्य के सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये भी आपके कौटिल्य के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है, यानी कि चाणक्य के द्वारा दी गई थी, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो बच्चे तुगलक वंश एक हुआ था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तुगलक वंश का एक राजा था MBT, जैसे हम कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा डिसीजन लिए जो कि फेल हो गए। उनमें से एक डिसीजन था आपका कि उसने अपनी कैपिटल चेंज करी। कैपिटल जो है आपका उस समय जो है मुंगेलों के जो आक्रमण थे वो बढ़ गए थे। दिल्ली जो है ज़्यादा नज़दीक थे, हिमालय को पार करके जो मंगोल थे आराम से आ जाते हैं दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो उसने जो है आपकी जो कैपिटल थी उसको थोड़ा सा आपका दूर दक्षिण भारत में शिफ्ट करा, ठीक है। और दौलताबाद जो है आपका ये ले गया कैपिटल को। हालांकि जाते जाते खूब सारे लोग मर गए, है ना, काफ़ी नुकसान यहाँ पे हो गया। तो ये डिसीजन जो है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखिए बच्चे, एक तरफ आपको दिया हुआ है मुगल सल्तनत काल में डिपार्टमेंट, और दूसरा जो है उन डिपार्टमेंट का काम, है ना। अब वो तो अपनी भाषा में जो है उस डिपार्टमेंट को दीवान अर्ज, दीवान इंसा, दीवान रसालत, दीवान खैरात ऐसा कहते थे, ठीक है। अब ये दीवान ए जो है ये है बेसिकली डिपार्टमेंट। तो किस चीज़ का डिपार्टमेंट है? दीवान रसालत में क्या होता है, दीवान अर्श में क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। देखो एक पूरी मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ जो कि दिल्ली सल्तनत के जो मेन डिपार्टमेंट है और उनके जो है आपके मुख्य अधिकारी हैं। देखो दीवान वजारत है ना, यहाँ पे आपका जो हेड होता था, हेड ऑफिसर, उसे वजीर कहते थे। और यहाँ पे होता था आपका रेवेन्यू और फिनेंस, आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। दीवान अर्ज है, मीर बख्शी इसका हेड होता था। सैन्य विभाग है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवान समन है, मीर समन, ठीक है, इसका हेड होता था। शाही घराने, रॉयल हाउस होल्ड को जो है आपको दर्शाता है, ठीक है, कारखानों की देखरेख करता था। दीवान कज़ा है, काजी उल कुज़ात इसका हेड होता था। जुडिशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है। दीवान रसालत है, मुहतसिब या फिर रसालत इसका हेड होता था। यहाँ पे जो है आपका फॉरेन अफेयर्स को देखा जाता है। दीवान इंशा, मीर मुंशी इसका हेड होता था। और यहाँ पे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार को देखा जाता था।
फिर आता है दीवाने बरीद, जो कि बरीद मुमालिक इसका हेड था, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि इंटेलिजेंस गुप्तचर विभाग को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका मुगलों के टाइम पीरियड पे अलग अलग मुगल राजाओं के द्वारा बनाए गए क्या है, ये बनाए गए डिपार्टमेंट है। ठीक है, अलग अलग जो है बच्चे आपका ये डिपार्टमेंट है, और इस तरीके की डिपार्टमेंट बहुत बार जो है यूपीपीएससी पूछता है। ठीक है, इसका जो है बच्चे आपको आंसर याद रखना है। देखो, एक होता है जो आप बेसिकली नाम से ही याद कर लें इसे, जैसे कि दीवाने खैरात है। दीवाने खैरात होता है आपका दान विभाग। ठीक है, ये है आपका दान विभाग, दीवाने खैरात। ठीक है, आपका दीवाने अर्ज है, दीवाने अर्ज हो गया, दीवाने इंसा हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमको पता लग रहा है कि डी का जो है आपका ये 2 है ना, डी का 2। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो डी के 2 में जो है आपके बच्चे 2 आते हैं, है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कॉमन सेंस से इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों ने अगर डिपार्टमेंट नहीं पढ़े हैं तो जैसे खैरात है, खैरात में हम कह देते हैं कई बार कि ये चीज़ जो है खैरात में नहीं मिली है। तो खैरात का मतलब बेसिकली क्या है बच्चे, खैरात का मतलब है आपका कि किसी को दान दे देना, है ना। तो वहाँ से कॉमन सेंस इस्तेमाल करके हमने एक कर लिया। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये भी आंसर हो रहा है, ये भी आपका सही हो रहा है। ठीक है ना, 2 आ रहे हैं ऑप्शन में। उसके बाद जो है आप दीवाने अर्ज को देखिए, दीवाने इंशा को देखिए, रसालत को देखिए, खैरात को देखिए, है ना। थोड़ा सा जो है इनसे अगर आप और रिलेट कर पाएंगे किसी से, जैसे दीवाने इंशा है। ठीक है, दीवाने इंशा, तो दीवाने इंशा जो है आपका ये बच्चे आपका रिलेटेड है किससे, पत्राचार से, है ना। ये हमारा पत्राचार से रिलेटेड है। तो ये आपका ए का हो गया, डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, है ना। और आपका दीवाने इंशा हो गया आपका पत्राचार, है ना। तो ये आपका बी का हो गया 1, तो ए बी का 1 हो गया और ए का 2 हो गया। तो ये भी आपका दोनों में ही सही है। ठीक है, अभी भी जो है हम यहाँ पे अटक जाएंगे, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका गलत है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही जो है आपका नॉलेज काम आए ना, कभी कभी कॉमन सेंस भी आपको लगा लेना है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट थोड़ा सा याद रख लें, है ना। याद नहीं होते हैं तो फिर जो है आपको क्या करना है, एक तरीके से इस्तेमाल करना है अपना कॉमन सेंस। ठीक है, तो दीवान अर्ज जो है आपका मिलिट्री है, अर्ज मिलिट्री। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था, ये कौन सी जीत की याद में बनाया था। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, गुजरात विजय, गुजरात अभियान पर जब अकबर गया था तो गुजरात जो है उसने जीता था। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी जो शहर बसाया है यूपी में, ठीक है, और वहीं पे जो है आपका बुलंद दरवाज़ा भी बना है। 1857 के विद्रोह में फैज़ाबाद में संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपी स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे 1857 के जो केंद्र हैं उसमें फैज़ाबाद को जो है आपको कम ही पढ़ा जाता है ना। यूपी के जो है मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे ही, है ना। यूपी की हिस्ट्री जो है आपको इम्पोर्टेंट बताई है। तो उसमें आपका क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो फैज़ाबाद एक जगह है जहाँ पर कि 1857 के क्रांति को जो है आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा क्या किया गया था, आपका लीड किया गया था। ठीक है, तो इनको बच्चे याद रखना, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक जो है आपका जीके है ना, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैंने आपको सारे के सारे जो है आपकी साइट्स बताई हैं। 1857 में ज़्यादातर जो आपके लोग रहे जिन्होंने कि 1857 की क्रांति करी, वो ज़्यादातर लोग जो है आपके यूपी से रहे, है ना। तो वो जो है पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, जिनके द्वारा फैज़ाबाद में इस मूवमेंट को लीड किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। मुस्लिम लीग का गठन है, बंगाल के विभाजन है, सूरत विभाजन है, पार्लियामेंटो सुधार है। अब इसमें आपका क्या है बच्चे की सारी की सारी लगभग जो है आपके 1906 1907 की ही घटनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा की जाती है 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखना। 1906 में जो है आपका ढाका यानी कि बांग्लादेश में क्या बनता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है ना। उसके बाद में जो है आपका मुस्लिम लीग के गठन होता है 1906 में।
फिर जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है बंगाल विभाजन के, उसमें जो है आपका 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है वहाँ पे कांग्रेस कैसे स्वदेशी मूवमेंट चलाना है उसको लेकर के दो भागों में बंट जाती है, सूरत स्प्लिट इस घटना को कहते हैं। और फिर आता है आपका पार्लियामेंट रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, ठीक है। तो ये आपको इनमें से सबसे पुरानी जो घटना है वो है बंगाल के विभाजन, जो कि 1905 में हुई है। और देखिए सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो एक ही टाइम पीरियड की दी हुई है ना, मतलब कि एक साथ 1905, 1906, 1907, 1909 एक ही टाइम पीरियड के जो है सारी की सारी घटनाएं हैं, वो जानबूझ करके आप लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए। अब एक तरफ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरा उसके फाउंडर है, जैसे कि आपका सत्यबोधक समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है और आपका आत्मीय सभा है, ठीक है। तो इनमें से मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो कि सभी बच्चों को पता होगी, वो है बच्चे आपकी आर्य समाज, है ना। शायद ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक आ जाते हैं। आर्य समाज जो है आपका ये बनाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे सी का 4 तो लगभग हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सी जो है आपका उसका है 4, और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सी के 4 जो है आपका वो एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ये, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है देख करके डरना नहीं है, आपको अच्छे से जो है इनको सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है। सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया, ठीक है। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज ये जो है आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया। और आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपके ऑर्गेनाइजेशन है। समाज सुधार आंदोलन जब भारत में चला था ना, उस समय जो है आपके सारे के सारे बने थे। भारत की आज़ादी 1947 के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? ये आपके कौन थे? जे.बी. कृपलानी। बहुत बार जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। अच्छा, इनसे पहले जो आपके रहे वो भी आपको कहीं पर पूछा जाता है। जब देखो जे.बी. कृपलानी जब आपके बने थे, जे.बी. कृपलानी जब आपके अध्यक्ष बने ना, इनसे पहले जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय से पहले जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और इनके नाम पे जो है आपका एक रिकॉर्ड है कि सबसे लंबे समय तक जो है आपका ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और सबसे यंग भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे यंग आदमी भी थे, व्यक्ति भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1946 में 1946 में जो है इनकी अध्यक्षता चली जाती है जे.बी. कृपलानी के पास में, और उसी समय जो है आपका देश भी आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपके यूपीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और इसमें आपके सारे ही जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स को जो है आपका इंक्लूड किया गया है। पीडीएफ के लिए, किसी प्रकार के डाउट के लिए, कोर्स के लिए, है ना, कोर्स में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोगों को यहाँ पे शेयर करनी है चीज़ें, डाउट जो है आप लोगों को पूछने हैं। उसके अलावा यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए बच्चे आपका एक नॉन टेक्निकल कोर्स भी बना है, ठीक है, अलग से जो है आपका, जो कि नॉन टेक को ही डेडिकेटेड है। नॉन टेक मतलब कि आपका जो फर्स्ट पेपर है और आपका जो है सेकेंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए जो है बच्चे उसे हमने डिज़ाइन किया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको ये सारे के सारे नए कोर्सेज 2025 में जो हमने बनाए हैं वो जो है आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से जो है आपका एक यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला है, जिसमें कि आपके मैकेनिकल के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए जो है आपका बेनिफिशियल है। और जो बाकी अदर कोर्सेज के जो बच्चे हैं, स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, आप लोगों के लिए नॉन टेक वाला आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नॉन टेक्निकल यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चे, है ना। यहाँ से आप जो है नॉन टेक का कंटेंट पढ़ पाएंगे। उसके अलावा इस तरीके के सेशन तो आपको मिलते ही रहेंगे यूट्यूब पे, जहाँ पर कि हम एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है, उसे जो है तैयार करने के लिए, उसके लिए तैयार होने के लिए चीज़ों को जो है इस तरीके के सेशन आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करेंगे। इस सीरीज़ में जो है आपका तीसरा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी का, जिसे है आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। चलिए फिर बच्चे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।